Assalamu alaikum dear students. Welcome to a new video lecture. आज के वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं न्यूक्लिक एसिड। वैसे तो नॉर्मली हमारे पास ह्यूमन बॉडीज में या जितनी भी लिविंग बॉडीज है उनकी बॉडी के अंदर मैक्रोमॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं, लेकिन आज हम जिस मैक्रोमॉलिक्यूल को डिस्कस करने जा रहे हैं न्यूक्लिक एसिड, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैक्रोमॉलिक्यूल प्रेजेंट इनसाइड लिविंग ऑर्गेनिज्म। न्यूक्लिक एसिड एक ऐसा मैक्रोमॉलिक्यूल है जो जितने भी हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उनकी बॉडी में प्रेजेंट है और ये सबसे इंपॉर्टेंट मैक्रोमॉलिक्यूल है। वजह उसकी ये है कि DNA and RNA are two type of nucleic acids। हमारे पास जो DNA है RNA ये न्यूक्लिक एसिड की टू टाइप्स है, या हम यूं भी कह सकते हैं कि DNA एंड RNA को हम न्यूक्लिक एसिड भी बोल सकते हैं। अब इंपॉर्टेंस की बात हम अगर करें तो DNA की अगर बात करें तो DNA हमारे पास हेरिडिटरी मटेरियल है और DNA रिस्पॉन्सिबल है कि वालिदैन से बच्चों में खासियतें मुंतकिल होना। द ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग, दे आर हेरिडिटरी एंड कंट्रोल बाय DNA। अब DNA के थ्रू हमारे पास हेरिडिटरी कंट्रोल होती है, तो ये कितना बड़ा रोल है न्यूक्लिक एसिड का। इसके अलावा अगर हम RNA की बात करें तो RNA भी उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि RNA में हमारे पास DNA से इंफॉर्मेशन आती है, उस इंफॉर्मेशन की हमारे पास जीन एक्सप्रेशन होती है, वो इंफॉर्मेशन जाके प्रोटीन सिंथेसिस मीन उस टाइप की हमारे पास प्रोटीन बन जाती है। मीन कि जो इंफॉर्मेशन DNA से आई है उस टाइप की प्रोटीन बन जाती है। अगर हम प्रोटीन की बात भी करें बाद में तो वो भी ओवरऑल DNA से ही बनता है। तो दैट्स व्हाई nucleic acid is the most important macromolecule living inside the body। अब अगर हम इसकी कंपोजिशन की बात करें तो कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड क्वाइट सिंपल कि न्यूक्लिक एसिड जो है वो खुद एक मैक्रोमॉलिक्यूल है, मतलब ये बड़ा मॉलिक्यूल है। जब हम बड़े मॉलिक्यूल की बात करते हैं तो यह हमारे माइंड में ये कंसेप्ट होना चाहिए कि बड़ा मॉलिक्यूल हमेशा छोटे मॉलिक्यूल से बनता है। तो मैक्रोमॉलिक्यूल दैट एग्जिस्ट एज पॉलीमर। पॉलीमर मीन कि उसके अंदर बहुत से छोटे मॉलिक्यूल्स होंगे और जो छोटे मॉलिक्यूल है उनको हम न्यूक्लियोटाइड्स बोलते हैं, और ये खुद न्यूक्लिक एसिड एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड है। मीन वही न्यूक्लियोटाइड वो इसी के अंदर मैनी है, मीन बहुत ज्यादा है। पॉली मीन मैनी न्यूक्लियोटाइड इसके अंदर मौजूद है। अब न्यूक्लिक एसिड कंसिस्ट ऑफ मोनोमर्स। अब जो छोटे मॉलिक्यूल है उनको हम न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। क्लियर। अब ये जो न्यूक्लियोटाइड है हमारे पास ये खुद तीन चीजों से बना हुआ है, कंपोज ऑफ थ्री कंपोनेंट्स। नंबर फर्स्ट दैट इज पेंटोज शुगर, नंबर सेकंड दैट इज फॉस्फेट ग्रुप, एंड नंबर थर्ड दैट इज नाइट्रोजीनियस बेस। ये तीनों कंपोनेंट्स मिलकर एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। अब यहां पे एक पॉइंट और है एमसीक्यूज के हवाले से जो बाज़ औक़ात काफी जगहों पे पूछी जाती है। वो ये है कि अगर हम न्यूक्लियोटाइड की बात करें तो न्यूक्लियोटाइड में हमारे पास पेंटोज शुगर, फॉस्फेट ग्रुप एंड नाइट्रोजीनियस बेसिस प्रेजेंट होते हैं। लेकिन समटाइम ऐसे भी होता है कि न्यूक्लियोटाइड विदाउट फॉस्फेट कॉल्ड न्यूक्लियोसाइड। वही न्यूक्लियोटाइड होगा लेकिन जब फॉस्फेट ग्रुप उसके साथ नहीं होगा तो उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। यही तीन कंपोनेंट्स जो हमारे पास है उनकी फिर अपनी स्ट्रक्चर है, उनकी अपनी केमिस्ट्री है, उन सबको हम अलग अलग अब डिस्कस करने जा रहे हैं। जो कंपोनेंट्स है उसमें फर्स्ट जो कंपोनेंट है वो है पेंटोज शुगर। जैसे कि नाम से पता चलता है कि पेंट मीन 5 एंड हमेशा OSE जो होता है वो शुगर के लिए यूज होता है और जो ASE होता है वो एंजाइम्स के लिए यूज होता है।
तो पेंटोज एक शुगर है, पेंटोज शुगर। अब जो 5 पेंट का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, पेंट मीन 5, तो अब वो शुगर जिसमें कुछ 5 चीजें यूज हुई है, तो शुगर में मोस्टली कार्बन यूज होती है, तो वो शुगर जिसके अंदर 5 कार्बन होती है, मीन 5 कार्बन शुगर मॉलिक्यूल कॉल्ड पेंटोज शुगर। इट्स क्लियर। अब जो ये पेंटोज शुगर है, ये भी अलग अलग फॉर्म में अलग अलग मॉलिक्यूल्स के अंदर प्रेजेंट होता है। अगर हम आरएनए की बात करें उसमें अलग पेंटोज शुगर है, अगर हम डीएनए की बात करें उसमें अलग पेंटोज शुगर है। अगर हम आरएनए की बात करें तो आरएनए के अंदर जो पेंटोज शुगर है उसका नाम है राइबोज, राइबोज शुगर दैट इज प्रेजेंट इन आरएनए मॉलिक्यूल। और जो डीएनए मॉलिक्यूल के अंदर है, वाइल इन डीएनए मॉलिक्यूल दैट इज कॉल्ड डीऑक्सीराइबोज। अब इन दोनों में फर्क क्या है? वही 5 कार्बन शुगर है, लेकिन डीएनए के अंदर अलग है और आरएनए के अंदर अलग है। ये इसकी केमिस्ट्री है सेम राइबोज शुगर की केमिस्ट्री। आरएनए के अंदर एग्जैक्ट यही राइबोज यूज होता है। उसके फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड, फोर्थ, 5 कार्बन है। उसके कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 3 पे सेम मतलब हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच होते हैं। मतलब यहाँ पे भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप है और यहाँ पे भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है। लेकिन वही राइबोज का लफ्ज यहाँ पे भी यूज हुआ है डीएनए के अंदर, लेकिन एडिशन क्या हुई है? डीऑक्सी। 2 लफ्ज हमारे पास ज्यादा ऐड हुए। उसका मतलब यही है कि यहाँ पे ये जो राइबोज शुगर की केमिस्ट्री है, यहाँ पे OH होता है क्योंकि वही राइबोज है। तो ये जो सेकंड नंबर कार्बन है, यहां से ये O रिमूव हो जाता है। O मीन ऑक्सीजन। केमिस्ट्री इसकी चेंज हो जाती है, तो ऑक्सीजन को हम ऑक्सी बोलते हैं। और D का माना है रिमूवल, मीनिंग किसी चीज को कम करना, डिग्रेड या D, जहां पे भी D का लफ्ज आएगा मतलब किसी चीज की कमी हुई है। तो D का माना रिमूवल, ऑक्सी मीन ऑक्सीजन के राइबोज शुगर से डीऑक्सी करना, ऑक्सीजन को रिमूव करना, तो वो जो शुगर बन जाता है उसको हम बोलते हैं डीऑक्सीराइबोज। और वो डीएनए के अंदर या डीएनए मॉलिक्यूल के अंदर यूज होता है। यहां तक क्लियर। अब जो सेकंड नंबर है हमारे पास, वो है फॉस्फेट ग्रुप और फास्फोरिक एसिड। क्लियर। ये जो फॉस्फेट ग्रुप है और फास्फोरिक एसिड है, ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर लिंकेज बिटवीन 2 न्यूक्लियोटाइड। जब डीएनए मॉलिक्यूल बनता है या सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए मॉलिक्यूल बनता है, तो उनके जो मोनोमर्स है, छोटे मॉलिक्यूल अब जो हमारे पास है, वो एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं। तो जब अटैच होते हैं, उनके जो फॉस्फेट ग्रुप है, वो अब ये जो दूसरा न्यूक्लियोटाइड है, उनके बीच में जो बॉन्ड बनती है, रिस्पॉन्सिबल फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर, ये जो फॉस्फेट ग्रुप है, ये रूल प्ले करता है ईस्टर बॉन्ड की फॉर्मेशन में। एस्टरिफिकेशन होती है यहाँ पे 2 न्यूक्लियोटाइड के बीच में। The negative charge on DNA and RNA is due to phosphate group. अब जो डीएनए मॉलिक्यूल है हमारे पास और जो आरएनए मॉलिक्यूल है, उनके ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है, वो भी हमारे पास किसकी वजह से है? फास्फोरिक एसिड एंड फास्फेट ग्रुप की वजह से। क्योंकि जो फास्फेट ग्रुप की केमिस्ट्री है या फास्फोरिक एसिड की केमिस्ट्री है, उसमें जो चेंजिंग आती है लाइक दिस। अगर हम H3PO4 की बात करें, फास्फोरिक एसिड की, P के साथ ऑक्सीजन अटैच है 4 साइड पे, 1 2 3 4 ऑक्सीजन हमारे पास अटैच है। अब क्या होता है, ये वाला ऑक्सीजन है यहां पे, इनसे H+ ये क्या हो जाता है? इन द फॉर्म ऑफ प्रोटॉन रिमूव हो जाता है। और ये जो ऑक्सीजन है हमारे पास, ये यहाँ पे इसके साथ इलेक्ट्रॉन रिमेन रहता है। तो जब प्रोटॉन रिमूव होता है, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे नेगेटिव चार्ज रह जाता है इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में, तो इस पे नेगेटिव चार्ज आता है। तो इसी फॉस्फेट की वजह से डीएनए और आरएनए का जो चार्ज है वो है नेगेटिव। अब ये जो H3PO4 है फास्फोरिक एसिड, वो उसकी नेचर एसिडिक है, तो ये यूज होता है मतलब न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर।
दैट्स व्हाई द नेचर ऑफ आरएनए एंड डीएनए विल ऑलवेज बी एसिडिक। तो डीएनए और आरएनए की जो नेचर है वो भी हमारे पास क्या होगी, एसिडिक होगी। अब जो थर्ड वन कंपोनेंट है न्यूक्लियोटाइड का, वो हमारे पास क्या है, नाइट्रोजीनियस बेसिस। अब जो नाइट्रोजीनियस बेसिस है, दे आर बेसिस इन नेचर, मीन उनकी जो नेचर है वो बेस होगी, एसिडिक नहीं होगी। अब जो नाइट्रोजीनियस बेस है उनकी अपनी फिर केमिस्ट्री है। उन केमिस्ट्री के अंदर या तो वो सिंगल रिंग होंगे या डबल रिंग होंगे, क्योंकि उनके अंदर कंटेन वन और टू रिंग्स दैट कंटेन नाइट्रोजन एटम। अब ये जो उनके रिंग्स होते हैं वो या तो डबल रिंग होंगे या सिंगल रिंग होंगे, और उनके अंदर नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल या नाइट्रोजन जो एटम है वो लाजमी होगा। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड नाइट्रोजीनियस बेसिस। अब जो हमारे पास नाइट्रोजीनियस बेसिस है उनके टू टाइप्स है, टाइप्स प्यूरीन एंड पाइरिमिडीन। अब जो प्यूरीन बेसिस है हमारे पास, उनकी केमिस्ट्री कुछ यूं है कि वो डबल रिंग एंड लार्ज मॉलिक्यूल। देखिए आप लोग डायग्रामेटिकली, वन रिंग एंड दिस इज द सेकंड रिंग। ये जो प्यूरीन मॉलिक्यूल है हमारे पास, ये वाला प्यूरीन बेस है, ये डबल रिंग मॉलिक्यूल है और लार्ज भी है साइज में। और जो पाइरिमिडीन है वो स्मॉल एंड सिंगल रिंग बेस। अब जो प्यूरीन है हमारे पास, उनकी एग्जाम्पल क्या है, एडेनिन एंड गुआनिन। ये दोनों प्यूरीन की एग्जाम्पल है। और जो पाइरिमिडीन है उनकी एग्जाम्पल्स थायमीन, साइटोसिन एंड यूरेसिल्स। अब जो थायमीन और साइटोसिन है वो डीएनए में होते हैं और यूरेसिल होता है आरएनए में, वो रिप्लेस करता है किसको, थायमीन को। ये उनकी केमिस्ट्री है, स्ट्रक्चर सिंगल रिंग एंड दिस इज डबल रिंग। ये हो गई तीनों कंपोनेंट्स न्यूक्लियोटाइड्स की। ये तीनों कंपोनेंट्स कंबाइनली मिलके एक न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं हमारे पास। तो जब न्यूक्लियोटाइड बन जाता है फिर हमारे पास न्यूक्लियोटाइड्स की टाइप्स आ जाती है। मीन के कुछ ऑर्गेनिज्म में कुछ चीजें ऐसी होती है, कुछ कंपोनेंट्स ऐसे होते हैं, कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जो सिंगल न्यूक्लियोटाइड से बने होते हैं, और कुछ मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं जो डाई न्यूक्लियोटाइड से बने होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो पॉली, मीन उनके अंदर बहुत सी न्यूक्लियोटाइड यूज हुई होती है। अब लाइक दिस टाइप्स में जो फर्स्ट वन है वो है मोनोन्यूक्लियोटाइड, मीन उनके अंदर जो न्यूक्लियोटाइड यूज हुई है वो सिंगल न्यूक्लियोटाइड से बने होते हैं। उनकी एग्जांपल है हमारे पास एएमपी, एडीपी एंड एटीपीज, दैट इज एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। जो हमारे पास एनर्जी की यूनिट है, यूनिट ऑफ एनर्जी जो है एटीपी, वो खुद एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड से बना हुआ है। एंड द सेकंड वन इज डाइन्यूक्लियोटाइड, डाई मीन टू एंड न्यूक्लियोटाइड मीन न्यूक्लियोटाइड्स, और जो ऐसे मॉलिक्यूल जो दो न्यूक्लियोटाइड से बना हुआ होता है। उनके हमारे पास एग्जांपल है एनएडी, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। ये जो मॉलिक्यूल है ये टू न्यूक्लियोटाइड से बना होता है, और ये जो एनएडी है ये खुद एक कोफैक्टर या कोएंजाइम है जो यूज होता है ड्यूरिंग रिस्पायरेशन, ग्लाइकोलिसिस, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। जितनी हमारे पास रिस्पायरेटरी साइकिल्स है उनके अंदर ये यूज होता है। जो लास्ट वन है हमारे पास वो है पॉलीन्यूक्लियोटाइड। एज द नेम इंडिकेट, पॉली मीन मैनी, न्यूक्लियोटाइड मीन न्यूक्लियोटाइड्स। ऐसा मॉलिक्यूल जिसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड यूज हुए होते हैं जिसको हम बोलते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड। जो कंपोज होता है मेनी न्यूक्लियोटाइड्स पे, उनकी एग्जांपल हमारे पास है डीएनए एंड आरएनए। क्योंकि डीएनए का मॉलिक्यूल जो होता है वो बिलियंस ऑफ बेस पेयर होता है, मीन उसके अंदर बिलियंस बेसिस मिली होती है और उनके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। और जो आरएनए मॉलिक्यूल होता है वो भी काफी बड़ा होता है, उनके अंदर भी बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं जो काफी न्यूक्लियोटाइड से बना होता है। दैट्स व्हाई डीएनए एंड आरएनए बोथ आर कॉल्ड पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। अब मैंने आपको बताया कि एक न्यूक्लियोटाइड तीन चीजों से बना होता है। फर्स्ट दैट इज पेंटोज शुगर, द सेकंड वन दैट इज फास्फोरिक एसिड एंड द थर्ड वन इज नाइट्रोजीनियस बेसिस। ये तीनों चीजें मिलके एक न्यूक्लियोटाइड बनाती है। यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर है, जगह थोड़ी कम है, दैट्स व्हाई आई ड्रा स्मॉल स्ट्रक्चर।
ये जो स्ट्रक्चर है ये है शुगर के साथ कार्बन नंबर 1 पे अटैच है नाइट्रोजनस बेस एंड कार्बन नंबर 5 पे अटैच है फास्फोरिक एसिड और फास्फेट ग्रुप। ये तीनों मिलके एक न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं और फिर जो न्यूक्लियोटाइड आपस में मिलते हैं जुड़ते हैं उनसे फिर एक लॉन्ग चेन बनता है, वो या तो डीएनए का होगा या आरएनए का होगा। उनको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि कैसे डीएनए का स्ट्रक्चर बनता है और कैसे आरएनए का स्ट्रक्चर बनता है। जो वाटसन एंड क्रिक मॉडल है हमारे पास, जो बेसिस बनती है डीएनए के बीच में और जो अपनी इनके न्यूक्लियोटाइड के बीच में जो बॉन्डिंग बनती है उनको इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। तो होपफुली आप जो आज का लेक्चर है वो आपको समझ आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही था। अल्लाह हाफिज।